नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी श्रृंखला में हम अध्याय 36 अधिकरण या जिसे हम ट्राइब्यूनल्स कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो अधिकरण, ट्राइब्यूनल्स, ये शब्द सुनते ही शायद किसी सरकारी दफ्तर या कोर्ट जैसी कोई भारी भरकम इमारत की इमेज दिमाग में आती है ना। हाँ बिल्कुल, लगता है कुछ बहुत ही फॉर्मल सा होगा। पर असल में ये हमारी गवर्नेंस सिस्टम का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो या तो सरकारी नौकरियों में हैं या फिर सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। सही बात है। जरा सोचिए, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी भर्ती मतलब रिक्रूटमेंट या प्रमोशन, ट्रांसफर, पेंशन, इन सब चीजों को लेकर कोई शिकायत हो, कोई डिस्प्यूट हो, तो वो कहाँ जाए? क्या अपनी लोकल सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं? वही वहां तो पहले ही जमीन जायदाद से लेके पड़ोसियों के झगड़े तक इतने मामले पेंडिंग पड़े हैं कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है, सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, अदालतों पर बोझ इतना ज्यादा है, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे में सर्विस मैटर्स जैसे खास किस्म के विवाद वहां अटक जाते हैं और यहीं पर अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की जरूरत महसूस हुई। अच्छा, तो ये ट्रिब्यूनल्स अदालतों से अलग कैसे हैं? देखिए, ये एक तरह के क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। मतलब अदालतों जैसे ही काम करते हैं, सबूत ले सकते हैं, फैसले सुना सकते हैं, पर ये पूरी तरह अदालतें भी नहीं हैं। इनकी जो कार्य प्रणाली है, प्रोसीजर है, वो थोड़ी अलग होती है। क्वाजी जुडिशियल, ओके। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तब इसमें ट्रिब्यूनल्स के लिए कोई अलग से प्रावधान, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था। अरे, ये तो वाकई नई बात है। मतलब ये बाद में जोड़े गए। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि संविधान में बाकायदा संशोधन, अमेंडमेंट करना पड़ा इनके लिए? हाँ, जरूरत महसूस हुई। देखिए, हुआ ये कि सरकारी कर्मचारियों से जुड़े जो विवाद थे, डिस्प्यूट थे। उनके निपटारे के लिए दो चीजें चाहिए थीं। एक तो स्पीड, मतलब फैसला जल्दी हो, और दूसरा एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज मतलब फैसला ऐसे लोगों द्वारा हो जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों की, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स की, सर्विस रूल्स की गहरी समझ हो, जो इन बारीकियों को, पेचीदगियों को समझते हों। जुडिशियल ऑफिसर्स के पास कानूनी विशेषज्ञता तो होती है, पर जरूरी नहीं कि उन्हें प्रशासनिक कामकाज का वैसा अनुभव हो। हाँ, ये बात तो है। सर्विस रूल्स काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1976 में इमरजेंसी के दौरान जो विवादास्पद 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, हाँ, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एग्जैक्टली, उसी के जरिए संविधान में एक नया भाग पार्ट 14A जोड़ा गया। इसका शीर्षक ही है ट्राइब्यूनल्स। पार्ट 14A स्पेसिफिकली फॉर ट्राइब्यूनल्स। तो इस पार्ट 14A में क्या है? कितने आर्टिकल्स हैं इसमें? इसमें सिर्फ 2 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 323A जो खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स यानी अधिकरणों की बात करता है, और आर्टिकल 323B जो दूसरे मामलों के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाने की शक्ति देता है। दूसरे मामले जैसे टैक्स, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट्स, फॉरेन एक्सचेंज, लैंड रिफॉर्म्स, अर्बन प्रॉपर्टी सीलिंग वगैरह वगैरह, इन सब के लिए भी अलग ट्राइब्यूनल्स बन सकते हैं आर्टिकल 323B के तहत। ओके। दोनों का मकसद वही है, स्पेशलाइज्ड और स्पीडी जस्टिस। पर आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र आर्टिकल 323A रहेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की नींव है। ठीक है, तो फोकस रहेगा आर्टिकल 323A पर। तो ये आर्टिकल 323 पार्लियामेंट को क्या शक्ति देता है? लेट्स अनपैक दिस। देखिए, आर्टिकल 323A संसद यानी पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स स्थापित कर सकें। किस लिए? मतलब इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, पंचायत, सार्वजनिक निगमों जैसे LIC, सरकारी बैंक और अन्य सरकारी संस्थाओं, पब्लिक अथॉरिटीज में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट और सेवा शर्तों, कंडीशंस ऑफ सर्विस से जुड़े विवादों का निपटारा करना, उनका एजुडिकेशन करना। बाप रे, दायरा तो बहुत बड़ा है। सेंटर्स, स्टेट्स, लोकल बॉडीज, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, सबके एम्प्लॉइज। मतलब पार्लियामेंट कानून बनाकर सरकारी कर्मचारियों के सर्विस मैटर्स, जैसे मान लीजिए किसी का प्रमोशन रुका है, किसी का ट्रांसफर गलत तरीके से हुआ है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, पेंशन में गड़बड़ी है, इन सब झगड़ों को साधारण सिविल कोर्ट और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से निकालकर हाँ बिल्कुल, इन खास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को सौंप सकती है।
तो ये एक तरह से सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हो गए, जैसे कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स हैं या कंपनी लॉ के लिए एनसीएलटी है। एग्जैक्टली आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। इसका उद्देश्य, जैसा मैंने पहले कहा, दोहरा था। पहला, न्याय तेजी से मिले, स्पीडी जस्टिस। अदालतों में मामले सालों साल चलते हैं, यहाँ उम्मीद थी कि जल्दी निपटारा होगा। दूसरा, न्याय कम खर्चीला हो, इनएक्सपेंसिव जस्टिस। कोर्ट कचहरी के चक्कर में काफी पैसा खर्च होता है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, न्याय विशेषज्ञों द्वारा मिले, एक्सपर्ट जस्टिस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि इन ट्रिब्यूनल्स में, जैसे हम आगे देखेंगे, जुडिशियल मेंबर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी होते हैं, जिन्हें सर्विस मैटर्स की, सरकारी कामकाज की, जमीनी हकीकत की गहरी समझ होती है। ठीक है, तो इसी आर्टिकल 323A के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने कानून बनाया होगा। बिल्कुल, संसद ने 1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट पारित किया। ये एक्ट ही है जो इन ट्राइब्यूनल्स की पूरी रूपरेखा तैयार करता है। ओके, तो 1985 का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट, यहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की असली कहानी शुरू होती है भारत में। इस एक्ट से क्या हुआ, कौन से ट्राइब्यूनल्स बने? देखिए, इस एक्ट ने केंद्र सरकार को अधिकार दिया कि वो एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे हम सब कैट के नाम से जानते हैं। कैट, हाँ, ये नाम तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जाना पहचाना है। हाँ, और साथ ही इस एक्ट ने ये भी कहा कि अगर राज्य सरकारें अनुरोध करें, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भेजें, तो उनके लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, एसएटीज भी स्थापित किए जा सकते हैं। अच्छा, मतलब राज्यों के लिए ऑप्शनल है, उनकी रिक्वेस्ट पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो 1985 में कैट का गठन हुआ और फिर धीरे धीरे कुछ राज्यों में उनकी रिक्वेस्ट पर एसएटीज भी बने। यहीं से सरकारी कर्मचारियों को अपनी शिकायतों के लिए एक डेडिकेटेड फोरम मिला, जिससे उम्मीद जगी कि भाई अब न्याय जल्दी और आसानी से मिलेगा। तो चलिए पहले कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की ही बात करते हैं। ये कहाँ स्थित है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्या सिर्फ दिल्ली में ही है? नहीं, कैट की स्थापना तो 1985 में हुई। इसकी मुख्य पीठ, मतलब प्रिंसिपल बेंच, वो नई दिल्ली में है। लेकिन जाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी तो पूरे देश में फैले हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हाँ, बिल्कुल। उन सबकी पहुंच दिल्ली तक आसान नहीं है। इसलिए उनकी सुविधा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी अतिरिक्त पीठें, एडिशनल बेंचेस भी स्थापित की गए हैं। कितनी बेंचेस हैं अभी? अभी इसके कुल 19 नियमित पीठें हैं, रेगुलर बेंचेस हैं। इनमें से ज्यादातर, करीब 17, तो हाई कोर्ट्स के जो मेन सीट्स हैं वहां काम करती हैं, जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, इलाहाबाद, पटना वगैरह। और बाकी दो? बाकी दो जयपुर और लखनऊ में है। तो आप देख सकते हैं काफी वाइड कवरेज है। हाँ, देश भर में कवरेज है ताकि कर्मचारियों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े। और क्या ये बेंचेस सिर्फ अपने शहर के मामले देखती हैं या आसपास के इलाकों के भी? नहीं, इनकी एक्सेसिबिलिटी और बढ़ाने के लिए ये पीठें जरूरत पड़ने पर सर्किट बैठ के भी करती हैं। सर्किट बेंच के, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जजेस और मेंबर्स की टीम कुछ समय के लिए किसी दूसरे शहर, मान लीजिए जहां हाई कोर्ट की कोई और बेंच हो या जहां ज्यादा मामले पेंडिंग हो, वहां जाकर कैंप लगाकर मामलों की सुनवाई करती है। सोचिए जैसे कोई डॉक्टर गांव में जाकर हेल्थ कैंप लगाता है, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है ये जस्टिस डिलीवरी के लिए। अरे वाह, ये तो बढ़िया व्यवस्था है एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। इससे दूर दराज के कर्मचारियों को राजधानी या मुख्य शहर तक आने जाने का खर्चा और परेशानी बचती होगी। बिल्कुल, यही मकसद है। अब सबसे जरूरी सवाल, इनका काम क्या है? कौन कौन से मामले कैट में जा सकते हैं? व्हाट्स देयर एग्जैक्ट जुरिस्डिक्शन? देखिए, कैट का मूल क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लोक सेवकों, पब्लिक सर्वेंट्स की भर्ती, रिक्रूटमेंट और उनसे जुड़े सभी सेवा मामलों, ऑल सर्विस मैटर्स पर सुनवाई करना। ऑल सर्विस मैटर्स, इसका मतलब क्या है? क्या क्या आता है इसमें? मतलब लगभग सब कुछ जो नौकरी से जुड़ा है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, सीनियरिटी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सैलरी, छुट्टी, लीव, पेंशन या किसी भी तरह की डिसिप्लिनरी कार्रवाई जैसे सस्पेंशन, डिमोशन, बर्खास्तगी से जुड़ी कोई शिकायत है, कोई ग्रीवेंस है, तो वो सीधे कैट जा सकता है। सीधे से कैट?
मतलब उसे पहले अपने डिपार्टमेंट में अपील वगैरह करने की जरूरत नहीं? नहीं, वो सीधे ट्राइब्यूनल जा सकता है। उसे किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नतीजे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो ये इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ये तो बहुत व्यापक दायरा लगता है। इसमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल हैं? क्या सिर्फ केंद्र सरकार के मिनिस्ट्रीज वाले? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें शामिल हैं पहला, ऑल इंडिया सर्विसेज यानी आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सदस्य। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज में? हाँ। दूसरा, केंद्रीय सिविल सेवाएं। इसमें तो बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे आईएफएस, फॉरेन सर्विस, आईआरएस, रेवेन्यू सर्विस, रेलवेज, पोस्टल सर्विस, ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस आदि के ग्रुप ए, बी, सी, डी सभी कर्मचारी। तीसरा, केंद्र के अधीन सिविल पद, यानी वो कर्मचारी जो किसी ऑर्गेनाइज सर्विस का हिस्सा नहीं है पर केंद्र सरकार के अधीन सिविलियन पोस्ट पर काम करते हैं। ठीक है। और चौथा, यहाँ तक कि रक्षा सेवाओं के सिविलियन कर्मचारी, जैसे एमईएस मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में काम करने वाले, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कर्मचारी, डीआरडीओ में काम करने वाले सिविलियन, ये लोग भी कैट जा सकते हैं। बाप रे, ये तो लगभग सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कवर कर लेता है, आईएएस से लेकर एक सामान्य क्लर्क तक और डिफेंस सिविलियंस को भी। ये बहुत ब्रॉड ज्यूरिसडिक्शन है। लेकिन क्या कोई एक्सेप्शंस भी हैं? मतलब कौन से सरकारी कर्मचारी कैट के दायरे में नहीं आते? ये जानना भी जरूरी है, कंफ्यूजन ना हो। जो 2007 में बना। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस के लिए अलग ट्राइब्यूनल है। ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने स्टाफ के मामले खुद देखता है, वो कैट के दायरे में नहीं आते। और तीसरा, संसद के सचिवालय कर्मचारी, सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय का स्टाफ। ये भी कैट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, उनके लिए अलग नियम और प्रक्रियाएं हैं। समझ गया। तो आर्म्ड फोर्स पर्सनल, सुप्रीम कोर्ट स्टाफ और पार्लियामेंट स्टाफ, ये 3 मुख्य एक्सेप्शंस हैं। इनके अलावा बाकी सभी केंद्रीय कर्मचारी अपने सर्विस मैटर्स के लिए कैट जा सकते हैं। जी ठीक है। अब ये बताएं कि कैट में फैसले कौन सुनाता है? कौन होते हैं ये लोग? सिर्फ जजेस होते हैं या कोई और भी? देखिए, कैट एक बहुसदस्यीय निकाय है, मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन, और कई सदस्य होते हैं, मेंबर्स। अच्छा, चेयरमैन और मेंबर्स। पहले वाइस चेयरमैन भी होते थे शायद? हाँ, पहले इसमें उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन का पद भी होता था, लेकिन 2006 में एक संशोधन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अमेंडमेंट एक्ट 2006। उसके द्वारा उपाध्यक्ष का पद हटा दिया गया, तो अब सिर्फ चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ चेयरमैन और मेंबर्स। कितने सदस्य होते हैं? कोई तय संख्या है? सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या होती है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, जो जरूरत के हिसाब से बदल सकती है। वर्तमान में अध्यक्ष का एक पद स्वीकृत है और सदस्यों की स्वीकृत संख्या 69 है। 69 मेंबर्स, काफी बड़ी संख्या है। हाँ, क्योंकि बेंचेस पूरे देश में फैली हैं, लेकिन संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी कॉम्पोजिशन, मतलब ये सदस्य आते कहाँ से हैं। और यही कैट की एक बड़ी खासियत है, इसमें सदस्य सिर्फ जुडिशल बैकग्राउंड से नहीं आते। ओह, तो फिर उन्हें न्यायिक, जुडिशल और प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों क्षेत्रों से लिया जाता है। देयर इज अ मिक्स। अच्छा, यानी इसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस भी हो सकते हैं और सरकार में सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर तक काम कर चुके अनुभवी आईएएस अफसर या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है। बिल्कुल। से शायद ये सुनिश्चित होता होगा कि फैसलों में कानूनी पहलू, लीगल पर्सपेक्टिव के साथ साथ प्रशासनिक वास्तविकता, एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी का भी ध्यान रखा जाए। जैसे कोई नियम कानून की नज़र में सही हो, पर उसे लागू करने में क्या प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं, ये एक अनुभवी प्रशासक शायद बेहतर समझ सकता है। इसलिए ज्यादा बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल होंगे। अच्छा, इनकी नियुक्ति के लिए कोई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है? क्या कोई भी रिटायर्ड जज या अफसर बन सकता है? हाँ, उम्र को लेकर 2006 के संशोधन में एक शर्त डाली गई थी कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए। जो व्यक्ति 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुका है, वो नियुक्ति के लिए पात्र, एलिजिबल नहीं है। 50 इयर्स मिनिमम एज, मतलब ये पद काफी अनुभवी लोगों के लिए है। ठीक है, और इनका कार्यकाल, टर्म कितना होता है? कब तक पद पर रहते हैं? इसमें हाल ही में 2021 में बदलाव आया है। ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 पास हुआ है। उसके अनुसार अब कैट के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 साल या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, whichever is earlier, होता है। 4 साल या 70 साल की उम्र, ठीक है।
और मेंबर्स के लिए? सदस्यों का कार्यकाल भी 4 साल या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। तो टेन्योर अब 4 साल का है दोनों के लिए, बस रिटायरमेंट एज अलग-अलग है। पहले शायद 5 साल होता था। हाँ, पहले 5 साल हुआ करता था, अब इसे 4 साल कर दिया गया है। ठीक है, 4 साल का टेन्योर या एज लिमिट, व्हिचएवर इज अर्लियर। अब सबसे कीलक सवाल, इनकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है? क्या सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर देती है? ये ट्रिब्यूनल्स की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। देखिए, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। टेक्निकली राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन ये नियुक्ति एक उच्च स्तरीय सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों, रिकमेंडेशंस के आधार पर होती है। सरकार अपनी मर्जी से नहीं चुन सकती। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, इसमें कौन लोग होते हैं? और इस कमेटी की बनावट ट्रिब्यूनल्स की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिहाज से बहुत अहम है। इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य न्यायाधीश। अच्छा, हेडेड बाय सीजेआई और हिज नॉमिनी। हाँ, इसके अलावा इसमें सरकार के कुछ वरिष्ठ सचिव भी होते हैं, जैसे लॉ सेक्रेटरी, डॉप्ट सेक्रेटरी और संबंधित मंत्रालय के सचिव। लेकिन कमेटी का अध्यक्ष न्यायपालिका से होता है, जो एक बड़ा सेफगार्ड है। मतलब नियुक्ति प्रक्रिया में जुडिशरी का, खासकर सुप्रीम कोर्ट का सिग्निफिकेंट से है। ये जरूरी भी है ताकि ट्रिब्यूनल्स निष्पक्ष होकर काम कर सके और सरकार का उन पर बेवजह दबाव न रहे। चलिए, ये तो हुई नियुक्ति की बात। अब कैट की कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रोसीजर पर आते हैं। क्या ये सामान्य अदालतों की तरह ही काम करते हैं? क्या इन्हें भी वही लंबे चौड़े सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को फॉलो करना पड़ता है, जिनमें कहते हैं कि वकीलों को बहुत स्कोप मिल जाता है मामले को लंबा खींचने का और ज्यादा लचीला बनाता है? कैट सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बंधा नहीं है। बंधा नहीं है तो फिर कैसे काम करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 साफ कहता है कि कैट अपनी प्रक्रिया खुद रेगुलेट कर सकता है, लेकिन उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस द्वारा निर्देशित होना होगा। एविडेंस एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स भी उस पर लागू नहीं होते। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ में। इसका मतलब है फेयर प्ले के बुनियादी उसूल। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि पहला, दूसरे पक्ष को जरूर सुना जाए, रूल ऑफ फेयर हियरिंग या ऑडी एल्टरम पार्टेम, मतलब किसी के खिलाफ बिना उसकी बात सुने फैसला ना हो। सही। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज न बने, रूल अगेंस्ट बायस, या निमो जुडेक्स इन काउजा सुआ, मतलब फैसला करने वाला निष्पक्ष हो, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। बिल्कुल। और तीसरा, जो भी फैसला हो वो तर्कसंगत और कारण सहित हो, रीजन डिसीजन। क्या यही मतलब है? हाँ, मुख्य रूप से यही सिद्धांत है। इनका पालन करना जरूरी है, लेकिन सीपीसी की तरह हर कदम पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स का जाल नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कैट की प्रोसीजर ज्यादा फ्लेक्सिबल है, टेक्नैलिटीज पर कमजोर है और सब्सटेंस पर, मतलब मामले के मेरिट पर ज्यादा फोकस रहता है? बिल्कुल। इससे कैट का रवैया लचीला रहता है। वो सबूत इकट्ठा करने के अपने तरीके अपना सकता है, एफिडेविट्स पर ज्यादा निर्भर कर सकता है और मामलों का निपटारा जल्दी होने की संभावना बढ़ती है। फॉर्मेलिटीज कम होती हैं। वकीलों की लंबी चौड़ी बहस के बजाय ज्यादा फोकस मुद्दे की बात पर रहता है। ये तो एफिशिएंसी के लिहाज से अच्छा लगता है। और एक बहुत ही खास बात जो इसे आम सरकारी कर्मचारी के लिए सुलभ बनाती है, आवेदक को कैट में केस फाइल करने के लिए केवल 50 रुपए की मामूली फीस देनी होती है। 50 रुपए? सीरियसली? आज के जमाने में, जहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हजारों की कोर्ट फीस और वकीलों की लाखों की फीस होती है, ये तो वाकई कमाल है। हाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इससे तो कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी भी जिसके साथ अन्याय हुआ हो, वो बिना पैसों की ज्यादा चिंता किए न्याय पाने की कोशिश कर सकता है। ये तो असली एक्सेस टू जस्टिस है। बिल्कुल। और क्या उसे वकील करना जरूरी होता है या वो खुद भी अपना केस लड़ सकता है? नहीं, ये भी एक सुविधा है। आवेदक खुद पेश होकर अपना पक्ष रख सकता है, मतलब अपीयर इन पर्सन, या अगर वो चाहे तो किसी वकील के माध्यम से भी अपना केस प्रस्तुत कर सकता है। ये चॉइस आवेदक की है। कई बार लोग खुद ही बहस करते हैं, खासकर अगर मामला सीधा साधा हो। ये सब सुनकर तो लगता है कि कैट एक बहुत ही प्रभावी और कर्मचारी हितैषी व्यवस्था है। स्पेशलाइज्ड बॉडी है, स्पीडी डिस्पोजल का एम है, नेचुरल जस्टिस पर आधारित फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है, नाम मात्र की फी है, खुद बहस करने की सुविधा है। लेकिन यहाँ एक लेकिन आता है।
मान लीजिए कैट ने कोई फैसला दिया और कोई कर्मचारी या मान लीजिए सरकार का विभागी उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या उस फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है? और अगर हाँ, तो कहाँ? हाँ, अपील हो सकती है। और यहीं कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस जिसने पूरी स्थिति को बदल दिया। देखिए, शुरू में जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 बना था, तो उसमें संसद ने आर्टिकल 323A के क्लॉज 2 सब क्लॉज डी के तहत ये प्रावधान कर दिया था। हाँ, क्या प्रावधान था? प्रावधान ये था कि कैट के फैसलों के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, वो भी स्पेशल लीव से आर्टिकल 136 के तहत। हाई कोर्ट में अपील नहीं हो सकती थी। आर्टिकल 226 और 227 के तहत जो हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन होता है, रिट्स और सुपरिंटेंडेंट्स का, उसे सर्विस मैटर्स के लिए पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया गया था। अरे, मतलब हाई कोर्ट को एकदम बाईपास, सीधा सुप्रीम कोर्ट। ऐसा क्यों किया गया था? शायद मकसद ये था कि लिटिगेशन एक ही जगह जल्दी खत्म हो जाए, अपील दर अपील मामला सालों न खिंचे, एक ही अपील हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, तर्क यही दिया गया था कि इससे मुकदमेबाजी कम होगी, हायर छोटी होगी और अंतिम फैसला जल्दी आएगा, स्पीड एंड फाइनलिटी। लेकिन ये तो हाई कोर्ट्स की पावर पर सीधी चोट थी। बिल्कुल, और ये प्रावधान बहुत विवादास्पद साबित हुआ। कई लोगों का मानना था कि ये हाई कोर्ट्स की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को, उनके सुपरवाइजरी रोल को कमजोर करता है और न्याय पाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता बंद करता है। हाई कोर्ट राज्यों में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, उसे कैसे बाईपास कर सकते हैं? सही बात है। यहीं पर चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला 1997 सामने आया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने ये सवाल आया कि क्या संसद कानून बनाकर हाई कोर्ट्स की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को इस तरह पूरी तरह छीन सकती है, जो कि संविधान के आर्टिकल 226 और 227 के तहत उन्हें मिली हुई है? एंड हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था। क्या उन्होंने संसद के बनाए कानून को, एक्ट के उस प्रोविजन को सही ठहराया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, अ लैंडमार्क जजमेंट। कोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट का वो सेक्शन जो हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड करता था, सेक्शन 288 ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू आर्टिकल 323A2D एंड 323B3D, वो असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। असंवैधानिक क्यों? किस आधार पर? व्हाट वाज द रीजनिंग? ये जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा यानी विधायिका, लेजिस्लेचर और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव के कामों की संवैधानिकता जांचने की अदालतों की शक्ति, ये संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, हाँ, जो 1973 के केशवानंदा भारती केस में स्थापित हुई थी। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती। और हाई कोर्ट्स की आर्टिकल 226 यानी कि रिट जारी करने की शक्ति और आर्टिकल 227 यानी कि सभी निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल्स पर अधीक्षण की शक्ति, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 के तहत शक्ति, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, इसलिए संसद साधारण कानून बनाकर हाई कोर्ट्स को ट्रिब्यूनल्स के फैसलों की समीक्षा करने से पूरी तरह रोक नहीं सकती। ऐसा करना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा। वाह, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। मतलब चंद्र कुमार केस ने ट्रिब्यूनल्स के सिस्टम को फंडामेंटली बदल दिया। इसने हाई कोर्ट्स की पावर को, उनकी सुपरवाइजरी रोल को फिर से स्थापित कर दिया। तो अब स्थिति क्या है? सीएटी के फैसले के खिलाफ कहां अपील होगी? अब स्थिति ये है चंद्र कुमार जजमेंट के बाद कि कैट, या हम आगे देखेंगे एसएटी के किसी भी फैसले से पीड़ित पक्ष, चाहे वो कर्मचारी हो या सरकार, पहले संबंधित हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, 2 जजों की बेंच के सामने अपील या रिट याचिका दायर करेगा। अच्छा, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले हाई कोर्ट जाना होगा। हाँ, पहले हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अगर कोई पक्ष उससे भी संतुष्ट नहीं है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन SLP अंडर आर्टिकल 136 दायर कर सकता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन?
इसका मतलब है कि ट्राइब्यूनल्स अब हाई कोर्ट्स के अधीन काम करते हैं, उनके सुपरविजन में। वो जुडिशियल हायरार्की से पूरी तरह बाहर नहीं है। हाई कोर्ट का एक तरह से सुपरवाइजरी रोल बना रहेगा। इससे शायद चेक्स एंड बैलेंसेस भी मेंटेन होते हैं। बिल्कुल, ट्रिब्यूनल्स अपना काम करेंगे, स्पीड, एक्सपर्टीज, एक्सेसिबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन पर हाई कोर्ट का एक चेक रहेगा। जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत बरकरार रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि एक और लेयर जुड़ने से शायद मामला थोड़ा लंबा खिंच सकता है, जो ट्रिब्यूनल्स के मूल उद्देश्य स्पीडी जस्टिस के थोड़ा विपरीत जाता है। ये एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है। हाँ, ये एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ एफिशिएंसी और स्पीड है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जुडिशियल ओवरसाइट ऑफ फेयरनेस। चंद्र कुमार फैसले ने ये संतुलन साधने की कोशिश की। उसने स्थापित किया कि ट्रिब्यूनल्स न्यायपालिका के पूरक, सप्लीमेंटल है, उसके विकल्प नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं। दे कैन नॉट रिप्लेस हाई कोर्ट्स। बहुत महत्वपूर्ण बात। ये तो हुई कैट की पूरी कहानी चंद्र कुमार केस के इस महत्वपूर्ण मोड़ के साथ। अब जरा राज्य प्रशासनिक अधिकरणों यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एसईटीज के बारे में भी संक्षेप में बता दीजिए। क्या ये भी उसी 1985 के एक्ट के तहत बनते हैं? हाँ, वही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 केंद्र सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वो संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर, राज्य प्रशासनिक अधिकरण एसएटीज स्थापित कर सके। अच्छा, यहाँ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर जोर है। मतलब एसएटीज अपने आप नहीं बनते, राज्य सरकार को केंद्र से कहना पड़ता है कि हमारे राज्य के कर्मचारियों के लिए एक एसएटी बना दीजिए। ये राज्य सरकार की पहल पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर किसी राज्य सरकार को लगता है कि उनके हाई कोर्ट पर सर्विस मैटर्स का बोझ सादा है या उन्हें इन मामलों के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी चाहिए, तो वो केंद्र से रिक्वेस्ट कर सकती है। और इनका काम क्या कैट जैसा ही होता है, बस फर्क ये है कि ये राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। कैट की तरह एसएटीज भी राज्य सरकार के कर्मचारियों, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की भर्ती और सभी सेवा मामलों से संबंधित मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करते हैं। जो काम कैट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए करता है, वही काम एसएटीज संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए करता है। उनकी शक्तियां, प्रक्रिया नेचुरल जस्टिस पर आधारित और कार्यप्रणाली काफी हद तक कैट जैसी ही होती है। और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, क्या वो भी केंद्र सरकार ही करती है या राज्य सरकार? नियुक्ति यहाँ भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन संबंधित राज्य सरकार के परामर्श, कंसल्टेशन से। केंद्र सरकार अकेले फैसला नहीं लेती। कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। और इनकी नियुक्ति के लिए जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनती है, उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व ज्यादा होता है। आमतौर पर उस कमेटी के अध्यक्ष संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं। अच्छा, यह कमेटी को स्टेट हाई कोर्ट के सीजे हेड करते हैं। ये मंतकी भी लगता है। राज्य के मामलों के लिए राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रोल अहम है। क्या सभी राज्यों ने एसईटीज बनाए हैं? नहीं, सभी राज्यों ने नहीं बनाए हैं। एक्ट बनने के बाद कुछ राज्यों ने, शायद 8-9 राज्यों ने सैट्स स्थापित किए थे, लेकिन बाद में कुछ राज्यों ने उन्हें खत्म भी कर दिया, अबॉलिश कर दिया। जैसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश ने शायद पहले बनाया फिर अबॉलिश कर दिया। ओह, अबॉलिश भी कर दिया, क्यों? शायद उन्हें लगा कि ये उतने इफेक्टिव नहीं रहे, या हाई कोर्ट ही बेहतर काम कर रहा था, या फिर खर्चे का मामला रहा होगा। कारण अलग अलग हो सकते हैं। कुछ राज्यों में अभी भी कार्यरत हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो ये राज्यों की अपनी ज़रूरत और अनुभव पर निर्भर करता है। एक्ट उन्हें इनेबल करता है पर कंपेल नहीं करता। समझ गया, ये राज्यों पर निर्भर है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 या ज़्यादा राज्य मिलकर एक ही ट्राइब्यूनल बना लें? जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्य हैं, या कोई 2 पड़ोसी राज्य जिनके पास शायद अलग अलग सैट बनाने जितने मामले ना हों, या वो खर्चा बचाना चाहें। इज देयर अ प्रोविजन फॉर अ जॉइंट ट्राइब्यूनल? हाँ, बिल्कुल। अधिनियम में ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। एक्ट में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल स्थापित करने का भी प्रावधान है। जैट, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। हाँ, अगर 2 या ज्यादा राज्य आपस में सहमत हों और केंद्र से अनुरोध करें, तो उनके लिए एक कॉमन जैट बनाया जा सकता है। वो जैट फिर उन सभी सहभागी राज्यों के राज्य कर्मचारियों के मामलों को देखेगा और उन सभी राज्यों के लिए एसएटीज वाली सभी शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल प्रोविजन है, खासकर छोटे राज्यों के लिए।
यानी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। राज्य चाहें तो अपना अलग एसईटी बनवा लें, ना चाहें तो ना बनवाएं, या ज़रूरत और सुविधा के हिसाब से पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर जैट बनवा लें। बिल्कुल। तो ये थी प्रशासनिक अधिकरणों की पूरी व्यवस्था। क्यों बने? स्पीडी, इनएक्सपेंसिव, एक्सपर्ट जस्टिस फॉर सर्विस मैटर्स के उद्देश्य से। कैसे बने? 42nd अमेंडमेंट से संवैधानिक आधार मिला। 1985 के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट से स्थापना हुई। उनके प्रकार: कैट केंद्र के लिए, एसईटी राज्यों के लिए उनकी रिक्वेस्ट पर, जैट 2 या अधिक राज्यों के लिए। उनकी संरचना: जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स का मिक्स, कार्यप्रणाली नेचुरल जस्टिस पर आधारित, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर, कम कॉस्ट, और सबसे महत्वपूर्ण चंद्र कुमार केस, जिसने न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर मानते हुए हाई कोर्ट्स की भूमिका को ट्रिब्यूनल्स के ऊपर बरकरार रखा। हाँ, कुल मिलाकर ये ट्राइब्यूनल्स हमारी न्याय व्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, जो अदालतों का बोझ, खासतौर पे हाई कोर्ट्स का बोझ, सर्विस मैटर्स के संबंध में कुछ हद तक कम करते हैं और इन मामलों में विशेषज्ञता लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसा चंद्र कुमार केस ने स्पष्ट किया, ये न्यायपालिका के सहायक हैं, उसके स्थानापन्न नहीं। एफिशिएंसी के नाम पर संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे जुडिशियल रिव्यू से समझौता नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी भारतीय राजव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी श्रृंखला में हम अध्याय 36 अधिकरण, या जिसे हम ट्राइब्यूनल्स कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो अधिकरण, ट्राइब्यूनल्स, ये शब्द सुनते ही शायद किसी सरकारी दफ्तर या कोर्ट जैसी कोई भारी भरकम इमारत की इमेज दिमाग में आती है ना? हाँ बिल्कुल, लगता है कुछ बहुत ही फॉर्मल सा होगा। पर असल में ये हमारी गवर्नेंस सिस्टम का एक बेहद जरूरी हिस्सा है, खासकर उन लाखों लोगों के लिए जो या तो सरकारी नौकरियों में हैं या फिर सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। सही बात है। जरा सोचिए, अगर किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी भर्ती मतलब रिक्रूटमेंट या प्रमोशन, ट्रांसफर, पेंशन, इन सब चीजों को लेकर कोई शिकायत हो, कोई डिस्प्यूट हो, तो वो कहाँ जाए? क्या अपनी लोकल सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं? वही वहां तो पहले ही जमीन जायदाद से लेके पड़ोसियों के झगड़े तक इतने मामले पेंडिंग पड़े हैं कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है, सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, अदालतों पर बोझ इतना ज्यादा है, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे में सर्विस मैटर्स जैसे खास किस्म के विवाद वहां अटक जाते हैं और यहीं पर अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स की जरूरत महसूस हुई। अच्छा, तो ये ट्रिब्यूनल्स अदालतों से अलग कैसे हैं? देखिए, ये एक तरह के क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। मतलब अदालतों जैसे ही काम करते हैं, सबूत ले सकते हैं, फैसले सुना सकते हैं, पर ये पूरी तरह अदालतें भी नहीं हैं। इनकी जो कार्यप्रणाली है, प्रोसीजर है, वो थोड़ी अलग होती है। क्वाजी जुडिशियल, ओके। और हाँ, एक दिलचस्प बात यह है कि जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तब इसमें ट्रिब्यूनल्स के लिए कोई अलग से प्रावधान, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था। अरे, ये तो वाकई नई बात है। मतलब ये बाद में जोड़े गए। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि संविधान में बाकायदा संशोधन, अमेंडमेंट करना पड़ा इनके लिए? हाँ, जरूरत महसूस हुई। देखिए, हुआ ये कि सरकारी कर्मचारियों से जुड़े जो विवाद थे, डिस्प्यूट थे, उनके निपटारे के लिए 2 चीजें चाहिए थीं। एक तो स्पीड, मतलब फैसला जल्दी हो, और दूसरा एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज मतलब फैसला ऐसे लोगों द्वारा हो जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों की, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स की, सर्विस रूल्स की गहरी समझ हो, जो इन बारीकियों को, पेचीदगियों को समझते हों। जुडिशियल ऑफिसर्स के पास कानूनी विशेषज्ञता तो होती है, पर जरूरी नहीं कि उन्हें प्रशासनिक कामकाज का वैसा अनुभव हो। हाँ, ये बात तो है। सर्विस रूल्स काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए 1976 में इमरजेंसी के दौरान जो विवादास्पद 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, हाँ, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। एग्जैक्टली, उसी के जरिए संविधान में एक नया भाग पार्ट 14A जोड़ा गया। इसका शीर्षक ही है ट्राइब्यूनल्स। पार्ट 14A स्पेसिफिकली फॉर ट्राइब्यूनल्स। तो इस पार्ट 14A में क्या है? कितने आर्टिकल्स हैं इसमें? इसमें सिर्फ 2 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 323A जो खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स यानी अधिकरणों की बात करता है, और आर्टिकल 323B
जो दूसरे मामलों के लिए ट्राइब्यूनल्स बनाने की शक्ति देता है, दूसरे मामले जैसे टैक्स, इंडस्ट्रियल लेबर डिस्प्यूट्स, फॉरेन एक्सचेंज, लैंड रिफॉर्म्स, अर्बन प्रॉपर्टी सीलिंग वगैरह वगैरह। इन सब के लिए भी अलग ट्राइब्यूनल्स बन सकते हैं आर्टिकल 323B के तहत। ओके। दोनों का मकसद वही है, स्पेशलाइज्ड और स्पीडी जस्टिस। पर आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र आर्टिकल 323A रहेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की नींव है। ठीक है, तो फोकस रहेगा आर्टिकल 323A पर। तो ये आर्टिकल 323 पार्लियामेंट को क्या शक्ति देता है? लेट्स अनपैक दिस। देखिए, आर्टिकल 323A संसद यानी पार्लियामेंट को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स स्थापित कर सकें। किस लिए? मतलब इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, पंचायत, सार्वजनिक निगमों जैसे LIC, सरकारी बैंक और अन्य सरकारी संस्थाओं, पब्लिक अथॉरिटीज में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट और सेवा शर्तों, कंडीशंस ऑफ सर्विस से जुड़े विवादों का निपटारा करना, उनका एजुडिकेशन करना। बाप रे, दायरा तो बहुत बड़ा है। सेंटर्स, स्टेट्स, लोकल बॉडीज, पब्लिक कॉरपोरेशंस, सबके एम्प्लॉइज। मतलब पार्लियामेंट कानून बनाकर सरकारी कर्मचारियों के सर्विस मैटर्स, जैसे मान लीजिए किसी का प्रमोशन रुका है, किसी का ट्रांसफर गलत तरीके से हुआ है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, पेंशन में गड़बड़ी है, इन सब झगड़ों को साधारण सिविल कोर्ट और यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से निकालकर हाँ बिल्कुल, इन खास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को सौंप सकती है। तो ये एक तरह से सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स हो गए, जैसे कंज्यूमर के लिए कंज्यूमर कोर्ट्स हैं या कंपनी लॉ के लिए NCLT है। एग्जैक्टली। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। इसका उद्देश्य, जैसा मैंने पहले कहा, दोहरा था। पहला, न्याय तेजी से मिले, स्पीडी जस्टिस। अदालतों में मामले सालों साल चलते हैं, यहाँ उम्मीद थी कि जल्दी निपटारा होगा। दूसरा, न्याय कम खर्चीला हो, इनएक्सपेंसिव जस्टिस। कोर्ट कचहरी के चक्कर में काफी पैसा खर्च होता है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, न्याय विशेषज्ञों द्वारा मिले, एक्सपर्ट जस्टिस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि इन ट्रिब्यूनल्स में, जैसे हम आगे देखेंगे, जुडिशियल मेंबर्स के साथ साथ एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी होते हैं, जिन्हें सर्विस मैटर्स की, सरकारी कामकाज की, जमीनी हकीकत की गहरी समझ होती है। ठीक है, तो इसी आर्टिकल 323A के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने कानून बनाया होगा। बिल्कुल, संसद ने 1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट पारित किया। ये एक्ट ही है जो इन ट्राइब्यूनल्स की पूरी रूपरेखा तैयार करता है। ओके, तो 1985 का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट, यहीं से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की असली कहानी शुरू होती है भारत में। इस एक्ट से क्या हुआ, कौन से ट्राइब्यूनल्स बने? देखिए, इस एक्ट ने केंद्र सरकार को अधिकार दिया कि वो एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे हम सब कैट के नाम से जानते हैं। कैट, हाँ, ये नाम तो UPSC एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जाना पहचाना है। हाँ, और साथ ही इस एक्ट ने ये भी कहा कि अगर राज्य सरकारें अनुरोध करें, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भेजें, तो उनके लिए राज्य प्रशासनिक अधिकरण, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, SATs भी स्थापित किए जा सकते हैं। अच्छा, मतलब राज्यों के लिए ऑप्शनल है, उनकी रिक्वेस्ट पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो 1985 में कैट का गठन हुआ और फिर धीरे धीरे कुछ राज्यों में उनकी रिक्वेस्ट पर SATs भी बने। यहीं से सरकारी कर्मचारियों को अपनी शिकायतों के लिए एक डेडिकेटेड फोरम मिला, जिससे उम्मीद जगी कि भाई अब न्याय जल्दी और आसानी से मिलेगा। तो चलिए पहले कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की ही बात करते हैं। ये कहाँ स्थित है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्या सिर्फ दिल्ली में ही है? नहीं, कैट की स्थापना तो 1985 में हुई। इसकी मुख्य पीठ मतलब प्रिंसिपल बेंच वो नई दिल्ली में है। लेकिन जाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी तो पूरे देश में फैले हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हाँ बिल्कुल। उन सब की पहुंच दिल्ली तक आसान नहीं है। इसलिए उनकी सुविधा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी अतिरिक्त पीठें, एडिशनल बेंचेस भी स्थापित की गए हैं। कितनी बेंचेस हैं अभी? अभी इसके कुल 19 नियमित पीठें हैं, रेगुलर बेंचेस हैं। इनमें से ज्यादातर करीब 17 तो हाई कोर्ट्स के जो मेन सीट्स हैं वहां काम करती हैं, जैसे मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर, इलाहाबाद, पटना वगैरह। और बाकी दो? बाकी दो जयपुर और लखनऊ में है। तो आप देख सकते हैं काफी वाइड कवरेज है। हाँ, देश भर में कवरेज है ताकि कर्मचारियों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े।
और क्या ये बेंचेस सिर्फ अपने शहर के मामले देखती हैं या आसपास के इलाकों के भी? नहीं, इनकी एक्सेसिबिलिटी और बढ़ाने के लिए ये पीठें जरूरत पड़ने पर सर्किट बैठ के भी करती हैं। सॉकेट बेड के ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जजेस और मेंबर्स की टीम कुछ समय के लिए किसी दूसरे शहर, मान लीजिए जहां हाईकोर्ट की कोई और बेंच हो या जहां ज्यादा मामले पेंडिंग हो, वहां जाकर कैंप लगाकर मामलों की सुनवाई करती है। सोचिए जैसे कोई डॉक्टर गांव में जाकर हेल्थ कैंप लगाता है, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है ये जस्टिस डिलीवरी के लिए। अरे वाह, ये तो बढ़िया व्यवस्था है एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए। इससे दूर दराज के कर्मचारियों को राजधानी या मुख्य शहर तक आने जाने का खर्चा और परेशानी बचती होगी। बिल्कुल, यही मकसद है। अब सबसे जरूरी सवाल, इनका काम क्या है? कौन कौन से मामले कैट में जा सकते हैं? व्हाट्स देयर एग्जैक्ट जुरिस्डिक्शन? देखिए, कैट का मूल क्षेत्राधिकार है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लोक सेवकों, पब्लिक सर्वेंट्स की भर्ती, रिक्रूटमेंट और उनसे जुड़े सभी सेवा मामलों, ऑल सर्विस मैटर्स पर सुनवाई करना। ऑल सर्विस मैटर्स, इसका मतलब क्या है? क्या क्या आता है इसमें? मतलब लगभग सब कुछ जो नौकरी से जुड़ा है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, सीनियरिटी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सैलरी, छुट्टी, लीव, पेंशन या किसी भी तरह की डिसिप्लिनरी कार्रवाई जैसे सस्पेंशन, डिमोशन, बर्खास्तगी से जुड़ी कोई शिकायत है, कोई ग्रीवेंस है, तो वो सीधे कैट जा सकता है। सीधे से कैट? मतलब उसे पहले अपने डिपार्टमेंट में अपील वगैरह करने की जरूरत नहीं? नहीं, वो सीधे ट्राइब्यूनल जा सकता है। उसे किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के नतीजे का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो ये इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ये तो बहुत व्यापक दायरा लगता है। इसमें कौन कौन से कर्मचारी शामिल हैं? क्या सिर्फ केंद्र सरकार के मिनिस्ट्रीज वाले? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें शामिल हैं पहला, ऑल इंडिया सर्विसेज यानी IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के सदस्य। अच्छा, ऑल इंडिया सर्विसेज में? हाँ। दूसरा, केंद्रीय सिविल सेवाएं। इसमें तो बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, जैसे IFS, फॉरेन सर्विस, IRS, रेवेन्यू सर्विस, रेलवेज, पोस्टल सर्विस, ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विस आदि के ग्रुप A, B, C, D सभी कर्मचारी। तीसरा, केंद्र के अधीन सिविल पद, यानी वो कर्मचारी जो किसी ऑर्गेनाइज सर्विस का हिस्सा नहीं है पर केंद्र सरकार के अधीन सिविलियन पोस्ट पर काम करते हैं। ठीक है। और चौथा, यहाँ तक कि रक्षा सेवाओं के सिविलियन कर्मचारी, जैसे MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में काम करने वाले, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कर्मचारी, DRDO में काम करने वाले सिविलियन, ये लोग भी कैट जा सकते हैं। बाप रे, ये तो लगभग सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कवर कर लेता है, IAS से लेकर एक सामान्य क्लर्क तक और डिफेंस सिविलियंस को भी। ये बहुत ब्रॉड जुरिस्डिक्शन है। लेकिन क्या कोई एक्सेप्शंस भी हैं? मतलब कौन से सरकारी कर्मचारी कैट के दायरे में नहीं आते? ये जानना भी जरूरी है, कंफ्यूजन ना हो। जो 2007 में बना। अच्छा, आर्म्ड फोर्सेस के लिए अलग ट्राइब्यूनल है। ठीक है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने स्टाफ के मामले खुद देखता है, वो कैट के दायरे में नहीं आते। और तीसरा, संसद के सचिवालय कर्मचारी, सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय का स्टाफ। ये भी कैट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, उनके लिए अलग नियम और प्रक्रियाएं हैं। समझ गया। तो आर्म्ड फोर्स पर्सनल, सुप्रीम कोर्ट स्टाफ और पार्लियामेंट स्टाफ, ये 3 मुख्य एक्सेप्शंस हैं। इनके अलावा बाकी सभी केंद्रीय कर्मचारी अपने सर्विस मैटर्स के लिए कैट जा सकते हैं। जी ठीक है। अब ये बताएं कि कैट में फैसले कौन सुनाता है? कौन होते हैं ये लोग? सिर्फ जजेस होते हैं या कोई और भी? देखिए, कैट एक बहुसदस्यीय निकाय है, मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन, और कई सदस्य होते हैं, मेंबर्स। अच्छा, चेयरमैन और मेंबर्स। पहले वाइस चेयरमैन भी होते थे शायद? हाँ, पहले इसमें उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन का पद भी होता था, लेकिन 2006 में एक संशोधन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अमेंडमेंट एक्ट 2006। उसके द्वारा उपाध्यक्ष का पद हटा दिया गया, तो अब सिर्फ चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब सिर्फ चेयरमैन और मेंबर्स। कितने सदस्य होते हैं? कोई तय संख्या है? सरकार द्वारा स्वीकृत संख्या होती है, सैंक्शन स्ट्रेंथ, जो जरूरत के हिसाब से बदल सकती है। वर्तमान में अध्यक्ष का एक पद स्वीकृत है और सदस्यों की स्वीकृत संख्या 69 है। 69 मेंबर्स, काफी बड़ी संख्या है। हाँ, क्योंकि बेंचेस पूरे देश में फैली हैं, लेकिन संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी कॉम्पोजिशन, मतलब ये सदस्य आते कहाँ से हैं
और यही कैट की एक बड़ी खासियत है। इसमें सदस्य सिर्फ जुडिशल बैकग्राउंड से नहीं आते। ओह, तो फिर उन्हें न्यायिक, जुडिशल और प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों क्षेत्रों से लिया जाता है। देयर इज अ मिक्स। अच्छा, यानी इसमें रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस भी हो सकते हैं और सरकार में सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर तक काम कर चुके अनुभवी आईएएस अफसर या दूसरे प्रशासनिक अधिकारी भी। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है। बिल्कुल। से शायद ये सुनिश्चित होता होगा कि फैसलों में कानूनी पहलू, लीगल पर्सपेक्टिव के साथ साथ प्रशासनिक वास्तविकता, एडमिनिस्ट्रेटिव रियलिटी का भी ध्यान रखा जाए। जैसे कोई नियम कानून की नज़र में सही हो, पर उसे लागू करने में क्या प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं, ये एक अनुभवी प्रशासक शायद बेहतर समझ सकता है। इसलिए ज्यादा बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल होंगे। अच्छा, इनकी नियुक्ति के लिए कोई मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है? क्या कोई भी रिटायर्ड जज या अफसर बन सकता है? हाँ, उम्र को लेकर 2006 के संशोधन में एक शर्त डाली गई थी कि अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 50 वर्ष होनी चाहिए। जो व्यक्ति 50 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर चुका है, वो नियुक्ति के लिए पात्र, एलिजिबल नहीं है। 50 इयर्स मिनिमम एज, मतलब ये पद काफी अनुभवी लोगों के लिए है। ठीक है, और इनका कार्यकाल टर्म कितना होता है? कब तक पद पर रहते हैं? इसमें हाल ही में 2021 में बदलाव आया है। ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 पास हुआ है। उसके अनुसार अब कैट के अध्यक्ष का कार्यकाल 4 साल या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, whichever is earlier, होता है। 4 साल या 70 साल की उम्र, ठीक है। और मेंबर्स के लिए? सदस्यों का कार्यकाल भी 4 साल या 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है। तो टेन्योर अब 4 साल का है दोनों के लिए, बस रिटायरमेंट एज अलग अलग है। पहले शायद 5 साल होता था। हाँ, पहले 5 साल हुआ करता था, अब इसे 4 साल कर दिया गया है। ठीक है, 4 साल का टेन्योर या एज लिमिट, whichever is earlier। अब सबसे कीलक सवाल, इनकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है? क्या सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी नियुक्त कर देती है? ये ट्रिब्यूनल्स की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। देखिए, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। टेक्निकली राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन ये नियुक्ति एक उच्च स्तरीय सर्च कम सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों, रिकमेंडेशंस के आधार पर होती है। सरकार अपनी मर्जी से नहीं चुन सकती। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, इसमें कौन लोग होते हैं? और इस कमेटी की बनावट ट्रिब्यूनल्स की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिहाज से बहुत अहम है। इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई अन्य न्यायाधीश। अच्छा, हेडेड बाय सीजेआई और हिज नॉमिनी। हाँ, इसके अलावा इसमें सरकार के कुछ वरिष्ठ सचिव भी होते हैं, जैसे लॉ सेक्रेटरी, डॉप्ट सेक्रेटरी और संबंधित मंत्रालय के सचिव। लेकिन कमेटी का अध्यक्ष न्यायपालिका से होता है, जो एक बड़ा सेफगार्ड है। मतलब नियुक्ति प्रक्रिया में जुडिशरी का, खासकर सुप्रीम कोर्ट का सिग्निफिकेंट से है। ये जरूरी भी है ताकि ट्रिब्यूनल्स निष्पक्ष होकर काम कर सके और सरकार का उन पर बेवजह दबाव न रहे। चलिए, ये तो हुई नियुक्ति की बात। अब कैट की कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रोसीजर पर आते हैं। क्या ये सामान्य अदालतों की तरह ही काम करते हैं? क्या इन्हें भी वही लंबे चौड़े सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को फॉलो करना पड़ता है, जिनमें कहते हैं कि वकीलों को बहुत स्कोप मिल जाता है मामले को लंबा खींचने का और ज्यादा लचीला बनाता है? कैट सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बंधा नहीं है। बंधा नहीं है तो फिर कैसे काम करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 साफ कहता है कि कैट अपनी प्रक्रिया खुद रेगुलेट कर सकता है, लेकिन उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस द्वारा निर्देशित होना होगा। एविडेंस एक्ट के स्ट्रिक्ट रूल्स भी उस पर लागू नहीं होते। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ में। इसका मतलब है फेयर प्ले के बुनियादी उसूल। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि पहला, दूसरे पक्ष को जरूर सुना जाए, रूल ऑफ फेयर हियरिंग या ऑडी एल्टरम पार्टेम, मतलब किसी के खिलाफ बिना उसकी बात सुने फैसला ना हो। सही। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज न बने, रूल अगेंस्ट बायस, या निमो जुडेक्स इन काउजा सुआ, मतलब फैसला करने वाला निष्पक्ष हो, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो। बिल्कुल। और तीसरा, जो भी फैसला हो वो तर्कसंगत और कारण सहित हो, रीजन डिसीजन। क्या यही मतलब है? हाँ, मुख्य रूप से यही सिद्धांत है।
इनका पालन करना जरूरी है, लेकिन सीपीसी की तरह हर कदम पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स का जाल नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कैट की प्रोसीजर ज्यादा फ्लेक्सिबल है, टेक्नैलिटीज पर कम जोर है और सब्सटेंस पर मतलब मामले के मेरिट पर ज्यादा फोकस रहता है? बिल्कुल। इससे कैट का रवैया लचीला रहता है। वो सबूत इकट्ठा करने के अपने तरीके अपना सकता है, एफिडेविट्स पर ज्यादा निर्भर कर सकता है और मामलों का निपटारा जल्दी होने की संभावना बढ़ती है। फॉर्मेलिटीज कम होती हैं। वकीलों की लंबी चौड़ी बहस के बजाय ज्यादा फोकस मुद्दे की बात पर रहता है। ये तो एफिशिएंसी के लिहाज से अच्छा लगता है। और एक बहुत ही खास बात जो इसे आम सरकारी कर्मचारी के लिए सुलभ बनाती है, आवेदक को कैट में केस फाइल करने के लिए केवल 50 रुपए की मामूली फीस देनी होती है। 50 रुपए? सीरियसली? आज के जमाने में जहां हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हजारों की कोर्ट फीस और वकीलों की लाखों की फीस होती है, ये तो वाकई कमाल है। हाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इससे तो कोई भी छोटे से छोटा कर्मचारी भी जिसके साथ अन्याय हुआ हो, वो बिना पैसों की ज्यादा चिंता किए न्याय पाने की कोशिश कर सकता है। ये तो असली एक्सेस टू जस्टिस है। बिल्कुल। और क्या उसे वकील करना जरूरी होता है या वो खुद भी अपना केस लड़ सकता है? नहीं, ये भी एक सुविधा है। आवेदक खुद पेश होकर अपना पक्ष रख सकता है, मतलब अपीयर इन पर्सन, या अगर वो चाहे तो किसी वकील के माध्यम से भी अपना केस प्रस्तुत कर सकता है। ये चॉइस आवेदक की है। कई बार लोग खुद ही बहस करते हैं, खासकर अगर मामला सीधा साधा हो। ये सब सुनकर तो लगता है कि कैट एक बहुत ही प्रभावी और कर्मचारी हितैषी व्यवस्था है। स्पेशलाइज्ड बॉडी है, स्पीडी डिस्पोजल का एम है, नेचुरल जस्टिस पर आधारित फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है, नाम मात्र की फी है, खुद बहस करने की सुविधा है। लेकिन यहाँ एक लेकिन आता है। मान लीजिए कैट ने कोई फैसला दिया और कोई कर्मचारी या मान लीजिए सरकार का विभागी उससे संतुष्ट नहीं है, तो क्या उस फैसले के खिलाफ अपील हो सकती है? और अगर हाँ, तो कहाँ? हाँ, अपील हो सकती है। और यहीं कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है, एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केस जिसने पूरी स्थिति को बदल दिया। देखिए, शुरू में जब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 बना था, तो उसमें संसद ने आर्टिकल 323A के क्लॉज 2 सब क्लॉज D के तहत ये प्रावधान कर दिया था। हाँ, क्या प्रावधान था? प्रावधान ये था कि कैट के फैसलों के खिलाफ अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, वो भी स्पेशल लीव से आर्टिकल 136 के तहत। हाई कोर्ट में अपील नहीं हो सकती थी। आर्टिकल 226 और 227 के तहत जो हाई कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन होता है, रिट्स और सुपरिंटेंडेंट्स का, उसे सर्विस मैटर्स के लिए पूरी तरह एक्सक्लूड कर दिया गया था। अरे, मतलब हाई कोर्ट को एकदम बाईपास, सीधा सुप्रीम कोर्ट। ऐसा क्यों किया गया था? शायद मकसद ये था कि लिटिगेशन एक ही जगह जल्दी खत्म हो जाए, अपील दर अपील मामला सालों न खिंचे, एक ही अपील हो, वो भी सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, तर्क यही दिया गया था कि इससे मुकदमेबाजी कम होगी, हायर छोटी होगी और अंतिम फैसला जल्दी आएगा, स्पीड एंड फाइनलिटी। लेकिन ये तो हाई कोर्ट्स की पावर पर सीधी चोट थी। बिल्कुल। और ये प्रावधान बहुत विवादास्पद साबित हुआ। कई लोगों का मानना था कि ये हाई कोर्ट्स की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को, उनके सुपरवाइजरी रोल को कमजोर करता है और न्याय पाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता बंद करता है। हाई कोर्ट राज्यों में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का एक अहम हिस्सा है, उसे कैसे बाईपास कर सकते हैं? सही बात है। यहीं पर चंद्र कुमार बनाम भारत संघ एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामला 1997 सामने आया। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने ये सवाल आया कि क्या संसद कानून बनाकर हाई कोर्ट्स की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को इस तरह पूरी तरह छीन सकती है, जो कि संविधान के आर्टिकल 226 और 227 के तहत उन्हें मिली हुई है? And here's where it gets really interesting. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये तो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन था। क्या उन्होंने संसद के बनाए कानून को, एक्ट के उस प्रोविजन को सही ठहराया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, अ लैंडमार्क जजमेंट। कोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट का वो सेक्शन जो हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड करता था, सेक्शन 288 ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू आर्टिकल 323A-2D एंड 323B-3D, वो असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। असंवैधानिक क्यों? किस आधार पर? व्हाट वाज द रीजनिंग? ये जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा यानी विधायिका, लेजिस्लेचर और कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव के कामों की संवैधानिकता जांचने की अदालतों की शक्ति, ये संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न हिस्सा है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, हाँ, जो 1973 के केशवानंदा भारती केस में स्थापित हुई थी। बिल्कुल।
कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती। और हाई कोर्ट्स की आर्टिकल 226 यानी कि रिट जारी करने की शक्ति और आर्टिकल 227 यानी कि सभी निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल्स पर अधीक्षण की शक्ति और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 32 के तहत शक्ति, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, इसलिए संसद साधारण कानून बनाकर हाई कोर्ट्स को ट्रिब्यूनल्स के फैसलों की समीक्षा करने से पूरी तरह रोक नहीं सकती। ऐसा करना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा। वाह, ये तो बहुत बड़ा फैसला था। मतलब चंद्र कुमार केस ने ट्रिब्यूनल्स के सिस्टम को फंडामेंटली बदल दिया। इसने हाई कोर्ट्स की पावर को, उनकी सुपरवाइजरी रोल को फिर से स्थापित कर दिया। तो अब स्थिति क्या है? सीएटी के फैसले के खिलाफ कहां अपील होगी? अब स्थिति ये है चंद्र कुमार जजमेंट के बाद कि कैट, या हम आगे देखेंगे एसएटी के किसी भी फैसले से पीड़ित पक्ष, चाहे वो कर्मचारी हो या सरकार, पहले संबंधित हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, 2 जजों की बेंच के सामने अपील या रिट याचिका दायर करेगा। अच्छा, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले हाई कोर्ट जाना होगा। हाँ, पहले हाईकोर्ट। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अगर कोई पक्ष उससे भी संतुष्ट नहीं है, तब वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन SLP अंडर आर्टिकल 136 दायर कर सकता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब है कि ट्राइब्यूनल्स अब हाई कोर्ट्स के अधीन काम करते हैं, उनके सुपरविजन में। वो जुडिशियल हायरार्की से पूरी तरह बाहर नहीं है। हाई कोर्ट का एक तरह से सुपरवाइजरी रोल बना रहेगा। इससे शायद चेक्स एंड बैलेंसेस भी मेंटेन होते हैं। बिल्कुल, ट्रिब्यूनल्स अपना काम करेंगे, स्पीड, एक्सपर्टीज, एक्सेसिबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन पर हाई कोर्ट का एक चेक रहेगा। जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत बरकरार रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि एक और लेयर जुड़ने से शायद मामला थोड़ा लंबा खिंच सकता है, जो ट्रिब्यूनल्स के मूल उद्देश्य स्पीडी जस्टिस के थोड़ा विपरीत जाता है। ये एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है। हाँ, ये एक ट्रेड ऑफ है। एक तरफ एफिशिएंसी और स्पीड है, दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, जुडिशियल ओवरसाइट ऑफ फेयरनेस। चंद्र कुमार फैसले ने ये संतुलन साधने की कोशिश की। उसने स्थापित किया कि ट्रिब्यूनल्स न्यायपालिका के पूरक, सप्लीमेंटल है, उसके विकल्प नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं। दे कैन नॉट रिप्लेस हाई कोर्ट्स। बहुत महत्वपूर्ण बात। ये तो हुई कैट की पूरी कहानी चंद्र कुमार केस के इस महत्वपूर्ण मोड़ के साथ। अब जरा राज्य प्रशासनिक अधिकरणों यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स SETs के बारे में भी संक्षेप में बता दीजिए। क्या ये भी उसी 1985 के एक्ट के तहत बनते हैं? हाँ, वही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 केंद्र सरकार को यह अधिकार भी देता है कि वो संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर, स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर, राज्य प्रशासनिक अधिकरण SATs स्थापित कर सके। अच्छा, यहाँ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर जोर है। मतलब SATs अपने आप नहीं बनते, राज्य सरकार को केंद्र से कहना पड़ता है कि हमारे राज्य के कर्मचारियों के लिए एक SAT बना दीजिए। ये राज्य सरकार की पहल पर निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर किसी राज्य सरकार को लगता है कि उनके हाई कोर्ट पर सर्विस मैटर्स का बोझ सादा है या उन्हें इन मामलों के लिए एक स्पेशलाइज्ड बॉडी चाहिए, तो वो केंद्र से रिक्वेस्ट कर सकती है। और इनका काम क्या कैट जैसा ही होता है, बस फर्क ये है कि ये राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। कैट की तरह SATs भी राज्य सरकार के कर्मचारियों, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की भर्ती और सभी सेवा मामलों से संबंधित मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का प्रयोग करते हैं। जो काम कैट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए करता है, वही काम SATs संबंधित राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए करता है। उनकी शक्तियां, प्रक्रिया नेचुरल जस्टिस पर आधारित और कार्यप्रणाली काफी हद तक कैट जैसी ही होती है। और इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट प्रोसेस, क्या वो भी केंद्र सरकार ही करती है या राज्य सरकार? नियुक्ति यहाँ भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन संबंधित राज्य सरकार के परामर्श, कंसल्टेशन से। केंद्र सरकार अकेले फैसला नहीं लेती। कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। और इनकी नियुक्ति के लिए जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनती है, उसमें राज्य का प्रतिनिधित्व ज्यादा होता है। आमतौर पर उस कमेटी के अध्यक्ष संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं। अच्छा, यह कमेटी को स्टेट हाई कोर्ट के CJ हेड करते हैं। ये मंतकी भी लगता है। राज्य के मामलों के लिए राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रोल अहम है। क्या सभी राज्यों ने SATs बनाए हैं? नहीं, सभी राज्यों ने नहीं बनाए हैं।
एक्ट बनने के बाद कुछ राज्यों ने, शायद 8-9 राज्यों ने सैट्स स्थापित किए थे, लेकिन बाद में कुछ राज्यों ने उन्हें खत्म भी कर दिया, अबॉलिश कर दिया। जैसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश ने शायद पहले बनाया फिर अबॉलिश कर दिया। ओह, अबॉलिश भी कर दिया। क्यों? शायद उन्हें लगा कि ये उतने इफेक्टिव नहीं रहे, या हाई कोर्ट ही बेहतर काम कर रहा था, या फिर खर्चे का मामला रहा होगा। कारण अलग-अलग हो सकते हैं। कुछ राज्यों में अभी भी कार्यरत हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो ये राज्यों की अपनी ज़रूरत और अनुभव पर निर्भर करता है। एक्ट उन्हें इनेबल करता है पर कंपेल नहीं करता। समझ गया, ये राज्यों पर निर्भर है। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 या ज़्यादा राज्य मिलकर एक ही ट्राइब्यूनल बना लें? जैसे मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के छोटे राज्य हैं, या कोई 2 पड़ोसी राज्य जिनके पास शायद अलग-अलग सैट बनाने जितने मामले ना हों, या वो खर्चा बचाना चाहें। इज देयर अ प्रोविजन फॉर अ जॉइंट ट्राइब्यूनल? हाँ, बिल्कुल। अधिनियम में ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। एक्ट में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्थापित करने का भी प्रावधान है। जैट, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। हाँ, अगर 2 या ज्यादा राज्य आपस में सहमत हों और केंद्र से अनुरोध करें, तो उनके लिए एक कॉमन जैट बनाया जा सकता है। वो जैट फिर उन सभी सहभागी राज्यों के राज्य कर्मचारियों के मामलों को देखेगा और उन सभी राज्यों के लिए एसएटीज वाली सभी शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल प्रोविजन है, खासकर छोटे राज्यों के लिए। यानी काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। राज्य चाहें तो अपना अलग एसईटी बनवा लें, ना चाहें तो ना बनवाएं, या जरूरत और सुविधा के हिसाब से पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर जैट बनवा लें। बिल्कुल। तो ये थी प्रशासनिक अधिकरणों की पूरी व्यवस्था। क्यों बने? स्पीडी, इनएक्सपेंसिव, एक्सपर्ट जस्टिस फॉर सर्विस मैटर्स के उद्देश्य से। कैसे बने? 42nd अमेंडमेंट से संवैधानिक आधार मिला। 1985 के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट से स्थापना हुई। उनके प्रकार: कैट केंद्र के लिए, एसईटी राज्यों के लिए उनकी रिक्वेस्ट पर, जैट 2 या अधिक राज्यों के लिए। उनकी संरचना: जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स का मिक्स, कार्यप्रणाली नेचुरल जस्टिस पर आधारित, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर, कम कॉस्ट, और सबसे महत्वपूर्ण चंद्र कुमार केस, जिसने न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर मानते हुए हाई कोर्ट्स की भूमिका को ट्रिब्यूनल्स के ऊपर बरकरार रखा। हाँ, कुल मिलाकर ये ट्राइब्यूनल्स हमारी न्याय व्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, जो अदालतों का बोझ, खासतौर पे हाई कोर्ट्स का बोझ, सर्विस मैटर्स के संबंध में कुछ हद तक कम करते हैं और इन मामलों में विशेषज्ञता लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसा चंद्र कुमार केस ने स्पष्ट किया, ये न्यायपालिका के सहायक हैं, उसके स्थानापन्न नहीं। एफिशिएंसी के नाम पर संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे जुडिशियल रिव्यू से समझौता नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं।